नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात महिला आरक्षण की। लोकसभा में कल तो आज राज्यसभा में इस पर मुहर लगने ही वाली है। कुछ देर पहले एनडीए की महिला सांसद प्रधानमंत्री से मिली हैं और उन्हें धन्यवाद किया है। वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये समय राज्यसभा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से तमाम नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक एक करके बोल रहे हैं। और आज क्या कुछ कहा है नेताओं ने, जिस तरह से कल लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। तो ओबीसी आरक्षण की मांग या जिस तरह से डीलिमिटेशन सेंसस की बात सामने आ रही है कि क्यों इसको लेकर आया गया है, तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं जो विपक्ष सरकार से कर रहा है। लेकिन आज इस बिल पर मुहर लगी जाएगी। बहरहाल हमारे साथ वृंदा करात हैं, वाम दल की प्रमुख नेत्री हैं। और जब राज्यसभा में पहले पारित हुआ था तो मैम उस समय बहुत सक्रिय राजनीति में थी, अभी भी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे स्क्रीन पर। वृंदा जी, बहुत पहला सवाल मेरा यही है कि 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण पास हो रहा है। हमारी महिला नेताओं ने इसके लिए बहुत मेहनत की और आज वो मुकाम हासिल हो रहा है। आप तो बिल्कुल सही है। और जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप पर इस बिल को जिंदा रखने के लिए महिला आंदोलन, महिला संगठन और वो तमाम लाखों की तादाद में महिलाएं जो पंचायत राज में आरक्षण के आधार पर साबित कर लिया है कि महिलाएं किसी की प्रॉक्सी नहीं है, तो वही है जो कह सकते हैं कि ये हमारा बिल है। लेकिन दरअसल ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक्चुअली हमारा बिल इस रूप में नहीं है। हमारे बिल में जो महिलाओं की संघर्ष के आधार पर जो बिल बनाया गया था उसमें ये सेंसस और डीलिमिटेशन का कोई लिंकेज नहीं था। तो अभी सरकार ने सेंसस और डीलिमिटेशन का लिंक देकर इस बिल की और 7 साल डिले कर लिया है, जो मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट फेयर ऑन बिल। जी, तो एक तरफ सेंसस डीलिमिटेशन की बात है, लेकिन विपक्ष जैसे ओबीसी की मांग भी कर रहा है। और कल ही हमने देखा लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा संसद में कि जो विपक्ष ओबीसी की मांग कर रहा है उससे इसमें और देर लगेगी। तो आप कैसे देख रही हैं उस जवाब को? ये जवाब बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री कतई नहीं। जो बिल 2010 को हम लोगों ने पास किया था राज्यसभा में, उसमें इस प्रकार की कोई लिंकेज नहीं थी। और जो पूरी लीगल ओपिनियन थी उस समय कि इस प्रकार की लिंकेज की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो बिल है वो बाय लॉट्स डिसाइड होता है कौन सी सीट आरक्षित होगी। तो वो तो उन्होंने बदल कर इस तरह बना लिया है कि 8 साल भी लग सकते हैं, 9 साल भी लग सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन राज्य प्रदेशों के स्तर पर भी अभी जो चुनाव होंगे उसमें भी महिलाओं के आरक्षण का बगैर वो चुनाव होगा। तो मैं समझती हूँ कि सरकार ने सोचा कि दोनों हाथ में लड्डू है, हम ये बिल पारित करवा लेंगे, लेकिन इस बिल में ऐसे बाधाएं डालेंगे कि कम से कम 5 साल तक पुरुष प्रधान सीट्स है जो ये सोचते कि भाई हमारा नुकसान होगा, उससे भी हम लोग बच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल ये कि जो आपकी चिंता है कि आरक्षण मिला ये तो अच्छा है, लेकिन जो समय लग रहा है क्रियान्वयन में, जो समय लग रहा है वो कितना होगा, ये एक खलल डाल रहा है। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये बिल का जो पूरा रूप है वो तो ठीक है, लेकिन दो चीजों पर मेरा पूरा ऐतराज है। एक तो जो स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इस बिल का, ये मोदी सरकार ने ऐसे बना लिया है जैसे कि ये उनका घोषणा पत्र है। अब आप बताइए, महिला आरक्षण बिल से टॉयलेट्स बनाना, गैस सिलेंडर देना, उसका क्या मतलब है? ये इतिहास लिखना चाहिए था ना, महिलाओं की संघर्षों की, महिला संगठनों की बिल्कुल लगातार संघर्षों की।
जनवाद ये महिलाओं के लिए नहीं, ये जनवाद के लिए है। ये जनवादी प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। आपने तो ऐसे बना लिया, आपकी बड़ी दयालु वो है कि भाई वंदन, ये क्या है वंदन शब्द, ये क्या है? हमें वंदन की बात नहीं कर रहे हैं हम। जनवादी प्रणाली को मजबूत करने के लिए महिलाओं का बराबरी का हिस्सेदारी फैसले लेने वाले संस्थानों में होना चाहिए, इसलिए है। ये वंदन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। वंदन का मतलब तब था जब फीमेल रेसलर्स सड़कों पर थे और आप पुलिस के दिए उनको पीट रहे थे, तब वंदन की जरूरत थी। यहाँ तो वंदन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो अधिकार को स्वीकार करने की जरूरत है। तो बिल का जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी बात है, ये सेंसस और डीलिमिटेशन एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बाधा है। 2014 के चुनाव के पहले वायदा किया गया कि हम हर हालत में महिला बिल लाएंगे, 5 साल नहीं लाए। बाद में बोले हम लाएंगे, उसके बाद भी नहीं लाए। 17वीं जो लोकसभा है उसमें 14% महिलाओं की संख्या थी। अब जो अगले साल चुनाव होंगे उसमें बहुत ज्यादा या कम नहीं होगा, बराबर वही रहेगा। सो मेरा पॉइंट है, इट्स नॉट फेयर। आप बिल लाए हैं, आप यही बिल 2014 में क्यों नहीं लाए? ये है मुद्दा। और ये सिर्फ डिले का छोटा मुद्दा नहीं है, ये 180 सीटों का मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। वाकई में 180 सीटों का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, काफ़ी समय लगेगा। तो ये एक तरह से जो खुशी अच्छी होती उसमें ये कुछ खटास एक तरह से डाल रहा है। और ये अब तमाम तस्वीरें 2010 की देख रहे थे, किस तरह से जब राज्यसभा में पास हुआ था। वृंदा करात, नजमा हेपतुल्ला, सुषमा स्वराज जी तब मौजूद थी। बहरहाल अब हम बात करेंगे नजमा हेपतुल्ला से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। राजनीति में महिलाओं के लिए जो आरक्षण आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है, आज भी दिन भर चर्चा के बाद पूर्ण रूप से मुहर लग रही है इसमें। बहुत अहम दिन। आई नो, बहुत अहम दिन है महिलाओं के लिए। मगर अफसोस की बात ये है कि ये गवर्नमेंट को, मोदी जी को इस तरीके से बिल लाना पड़ा रिजर्वेशन के लिए। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद अपनी पार्टियों में रिजर्वेशन नहीं रखा कि गवर्नमेंट को लाना पड़ा? पॉलिटिकल पार्टीज खुद, उनको चाहिए कि महिलाओं को ट्रेन करें, तैयार करें कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, ना कि रिजर्वेशन की जरूरत पड़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यही कोशिश करती थी कि पार्टीज खुद महिलाओं को चुने। जब मैं मणिपुर में गवर्नर थी तो एक महिला थी खाली असेंबली में, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि उसको मंत्री बनाओ, क्योंकि कैबिनेट खाली पुरुषों की नहीं होना चाहिए, उसमें एक महिला है तो एक को बनाओ। मैंने तो सऊदी अरब, कुवैत, सब जगह जाके लीडर से मिलके उनको बोला कि तुम भी महिलाओं को अपने यहाँ असेंबलियों में, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कराओ। वोटिंग राइट तक नहीं थे। बिल्कुल, बहुत अहम है कि राजनीतिक दल खुद ही अगर ये दे देते टिकट्स तो उसकी ज़रूरत भी ना पड़ती। मैम, लेकिन अब जो ये बात आ रही है नजमा जी की, जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी, अगर मुहर लग भी जाती है तो ज़मीन पर लागू होने में अभी हमें सेंसस और डीलिमिटेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक। अभी मेरा सजेशन ये है कि 4-5 साल लगेंगे, वो ठीक है। वो जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उसमें टाइम लगेगा। मगर क्या पॉलिटिकल पार्टीज
जो रिजर्वेशन के लिए तैयार है बिना रिजर्वेशन के नहीं दे सकती टिकट लड़ने के लिए। उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है, वो चाहें तो अपनी पार्टी में दे सकती हैं। गलती होगी क्योंकि रिजर्वेशन होगा तो महिला के सामने महिला ही खड़ी होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होंगी। अगर महिला के सामने पुरुष खड़ा होगा तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, काफी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि महिलाओं के पास रिसोर्सेज नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि उन्हें रिसोर्सेज मुहैया करें। इलेक्शन लड़ना इंडिया में सस्ता नहीं है, बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत महंगा हो गया। बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। और वाकई आपने बहुत अहम बात की कि महिलाओं को आप आरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ना कितना महंगा है, क्या महिलाओं को रिसोर्सेज भी मुहैया कराई जानी चाहिए, ये अपने आप में बहुत अहम है। और अब हमारे साथ बात करने के लिए नैना लाल किदवई हैं, जो कि कॉर्पोरेट जगत का बड़ा नाम है, पूर्व बैंकर भी हम हैं, रह चुकी हैं। नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यही आज तो बस यही सवाल है कि महिला आरक्षण पर मुहर लग रही है। 27 साल का जो इंतजार था वो अब उस पर विराम लगने वाला है। हमें सब बहुत ही खुशी है कि ये अब हम देख सकते हैं कि बिल तो यहाँ तक पहुंचा है। हमें इस पर दुख तो जरूर है कि 2029 तक शायद रुकना पड़ेगा कि हम देखें कि ये रिजर्वेशन हो सके, पर यहाँ तक हम पहुंचे हैं अभी, इसका तो जरूर खुशी की बात है। काफी देश में जैसे मेक्सिको 50% तक पहुंच गए हैं, साउथ अफ्रीका 45% पर है। जहां भी हम देखें डेमोक्रेसीज के 40% के लगभग रिप्रेजेंटेशन बड़े देश में तो आ पहुंचा है। और हमारा तो आप देखें तो जो जहां तक हम पहुंचे हैं उसका तो जरूर हमें प्रोग्रेस तो और कुछ प्रगति तो देखना ही है। स्टेट असेंबलीज में तो और भी बुरी हाल है। हमारे 19 स्टेट्स में तो 10% ही रिप्रेजेंटेशन है वुमेन के, और कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां 5% से कम है। तो हमारे जो हम देख रहे हैं लोकसभा में ही नहीं पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज तक ये जो बदलाव आना है वो उसका बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। तो हमने 3 महत्वपूर्ण महिलाओं से बात की, उनका यही कहना है कि देरी से ये जिस तरह से लागू हो रहा है वो सवाल है, और महिलाएं जब राजनीति में आती हैं किस तरह से वो चुनाव लड़ें उसके लिए भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और इस पर महिला आरक्षण बिल पर जिस तरह से राज्यसभा में भी आज चर्चा चली रही है, कुछ ही देर में इस पर मुहर लग जाएगी, पास हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ओबीसी समुदाय की महिलाओं को इसमें कोटे के अंदर कोटे की मांग कर रहा है। इस पर आज संसद में क्या हुआ और क्या कहना है नेताओं का, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ओबीसी की बात करते हैं, भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने ये बात कही। नड्डा ने कहा, लोकसभा में बीजेपी के कुल 303 सांसदों में से 85 यानी 29% सांसद ओबीसी समुदाय से हैं। देश में बीजेपी के 1358 विधायकों में से 27% ओबीसी हैं, जबकि देश में बीजेपी के 163 विधान परिषद सदस्यों में से 40% ओबीसी हैं। दरअसल लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने महिला आरक्षण बिल में कोटे की मांग की। हम लोग चाहते हैं कि महिला का आरक्षण मिले, लेकिन SC/ST के साथ ओबीसी की भी जो भागीदारी है वो होनी चाहिए। उसका अमेंडमेंट हम लोग लेकर आए। आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके SC/ST और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से बातचीत में ओबीसी कोटे का समर्थन करते हुए मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बिल में कोटे की मांग रख दी। मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण का सुविधा मिलना चाहिए। कहा गया कि देश में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, तो औरतें भी तो 50% होगी उसमें, तो इसलिए उनको भी तो हक है कि वो भी अपना योगदान दें इस वतन को मजबूत करने के लिए। जरूरी है। महिला आरक्षण के बाद अब राजनीतिक दलों में होड़ खुद को ओबीसी समुदाय का पक्षधर साबित करने को लेकर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का सवाल जरूर उठाया, लेकिन उन्होंने बिल को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को लेकर जारी राजनीति जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब बात करते हैं भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की, जिनमें तल्खी आ गई है। भारत और कनाडा के बीच तनाव के बीच कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली है। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इससे पहले 18 जून को कनाडा में ही खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह की हत्या की गई। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनी के पंजाब का गैंगस्टर और खालिस्तानी संगठन से जुड़ा चेहरा। सुक्खा की कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में घर में घुसकर गोली मार दी। कनाडा के समय के मुताबिक बुधवार सुबह 9:30 बजे उसके सर में 9 गोलियां मारी गईं। सुक्खा को गोली मारने के पहले शूटर्स ने कहा, गोल्डी के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या में तेरा पूरा हाथ था। ऑफिशियली हमारे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट हमने जो सुक्खा दुनेका का पिंड है, हमारा मोगा जिला में दुनेका सिटी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जाके वेरीफाई किया है और वेरीफाई करन तो हमें ये पता लगा है उनके रिश्तेदार का कनाडा से इनका मैसेज आया हुआ है और उनकी डेथ होने के बारे में मैसेज आया हुआ है। इधर हम फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं आगे। सुक्खा पंजाब के मोगा में दुनी के गांव का रहने वाला था। उसके परिवार के लोगों को हत्या की खबर कनाडा में रह रही उसकी मां और बहन ने दी। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा 2017 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था। सुक्खा पंजाब में हत्या की कोशिश, जबरन वसूली के 18 मामले दर्ज हैं। पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी संदीप नग्गल की हत्या का आरोप भी उस पर है। सुक्खा आतंकी अर्शदीप डल्ला का बेहद करीबी था। फिलहाल वो बम्बिहा गैंग में शामिल होकर कनाडा से जबरन वसूली का रैकेट चला रहा था। बम्बिहा गैंग गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है। एनआईए ने बुधवार को 43 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की थी। उसमें सुक्खा का भी नाम था। सुक्खा दुनीके की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। सुक्खा का फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए उसका फर्जी वेरिफिकेशन करने के आरोप में पंजाब के 2 पुलिस वालों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। इसी साल 18 जून को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या हुई और अब उसके बाद सुखदूल सिंह की हत्या हुई। वो भी खालिस्तान से जुड़ा हुआ था। दोनों ही हत्याओं के पीछे उनके राइवल गैंग का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि हरजीत सिंह की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव है। इसी बीच हत्या का ये दूसरा मामला सामने आ गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कई आतंकियों को कनाडा में पनाह मिली हुई है। गैंग्स जो वहां पर सक्रिय, उन पर जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। वैनकूवर, सरे, ओटावा और ब्रैम्पटन ऐसे ये शहर हैं जहां पर भारत के मोस्ट वांटेड आरोपी जो हैं, गैंगस्टर्स जो हैं, आतंकी जो हैं, वो वहां पर पनाह लिए हुए हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने ऐसे 21 नामों की जो फहरिस्त है वो कैनेडियन अथॉरिटीज से साझा की थी, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि कनाडा सरकार की तरफ से कोई जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो उन्हें नहीं मिला। इस लिस्ट में निज्जर का नाम भी शामिल है, जो निज्जर 18 जून को मारा गया था। इसके अलावा एक और जो आरोपी है जिसकी कल देर रात जो सुख
दुल्लो, जिसकी मरे जाने की जो खबर है वो सामने आई है, वो भी आरोपी जो है वो इस लिस्ट में शामिल था। इनफैक्ट जो लेटेस्ट लिस्ट जो एनआईए ने शेयर की है उसमें 43 एक्यूज लोगों के जो नाम हैं, इनमें से 21 जो हैं वो कनाडा में बताए जा रहे हैं। ये एक्यूज जो हैं, एनआईए का कहना है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फॉरेन शोर्स में इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उन्हें सीज करना चाहिए, क्योंकि तभी जो आतंक के खिलाफ जो अगर लड़ाई है उसमें लगाम जो है लगाया जा सकेगा, जब उनकी जो फाइनेंशियल उनकी जो बंगलिंग्स हैं, जो फाइनेंशियल ट्रैकिंग है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई जो भारत सरकार कर रही है उसमें कनाडा उनकी मदद करेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक से एक विचलित और परेशान करने वाली खबर आई है। उत्तर कन्नड़ जिले के एक स्कूल की कुछ छात्राओं ने अपनी कलाई पर ब्लेड से खुद ही घाव लगाए, वो भी एक ही वक्त और एक ही दिन। सभी ने अलग अलग वजह हालांकि बताई है। 10वीं और 9वीं की ये छात्राओं की अब काउंसलिंग चल रही है। 14 लड़कियों की कलाई पर ब्लेड से जख्म। जब वो घर लौटी तो घर के लोग हैरान रहे। स्कूल को खबर दी गई। तब पता चला कि 9वीं और 10वीं क्लास की 14 लड़कियों ने एक ही समय में यह कदम उठाया। ब्लेड से अपनी कलाई कई जगह खुद ही काटी। जब इनसे वजह पूछी गई तो सब ने अलग अलग वजह बताई। किसी ने बताया कि एक नजदीकी रिश्तेदार की मौत से वो परेशान थी। कुछ लड़कियों का जवाब था कि घर पर डांट पड़ी थी, इसलिए यह कदम उठाया। कुछ का कहना था कि दूसरे दोस्त ऐसा कर रहे थे, इसलिए किया। एक का कहना था कि उसकी सहेली उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए यह कदम उठाया। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि एक ही दिन एक ही समय इन लड़कियों ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ऐसा तो नहीं है ना कि माँ बाप ने इन बच्चों को पहली बार डांटा होगा जिसके बाद उन्होंने ऐसा किया। हमें संदेह हुआ तो पुलिस टीम भी वहाँ भेजी ताकि ये पता चल सके कि क्या स्कूल में कोई ऐसी बात हुई है जिसके चलते इतनी बच्चियों ने ये किया। लेकिन स्कूल वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसलिए हमने मनोरोग विशेषज्ञों की एक टीम की मदद का फैसला किया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक मानसिक स्थिति है और इससे निपटने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। कुछ बच्चे एक समूह में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो इन्फ्लुएंस किस वजह से होता है कि उस ग्रुप में कुछ बच्चे थोड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे, थोड़े असर्टिव होंगे और कुछ बच्चे थोड़े से सबमिसिव होंगे और रूल्स को फॉलो करने वाले और एडवाइस को फॉलो करने वाले होंगे। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो कोई भी और इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है और वो बच्चे एक दूसरे को अटैच फील करते हैं उस ग्रुप में। तो जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो वो उस चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो या कई बार इस तरह का काम भी हो सकता है जिसमें कि वो अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन अब यह जांच जरूरी है कि कोई एक शख्स या समूह इन छात्रों को ऐसा कुछ करने को प्रेरित तो नहीं कर रहा। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि ऐसी घटना पहले इस इलाके में कभी नहीं हुई थी। जिला प्रशासन ने मनोवैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि हर एक छात्रा को भरोसे में लेकर असली वजह पता की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आज से शुरू हुआ है। 5 दिन चलने वाले इस व्यापार मेले में 2000 से अधिक उत्पादक और 300 ब्रांड्स भाग ले रहे हैं। अली अब्बास दे रहे हैं जानकारी। और अब आप देख सकते हैं खुद जो ये ग्रैंड एक्सपो के अंदर राष्ट्रपति जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम हैं और जो द्रौपदी मुर्मू वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये पूरा उन्होंने एक स्टॉल होगा पूरी तरीके से यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो स्टॉल है
उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो आपने साफ तौर पे देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंडिया एक्सपो सेंटर में जो ये उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है एक तरीके से, उसमें यहाँ पे आए हुए हैं। और साफ तौर पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन जो आज से ये 21 सितंबर से ये शुरू हो चुका है और अब ये जो 25 सितंबर तक चलेगा, 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिल्कुल कोई फ्री टिकट है। आप सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आकर उत्तर प्रदेश में जितनी तकनीकी के जो नई कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, यहाँ के क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।